हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज़ लक्ष्मीकांत में आज हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को देखेंगे। क्या प्रोविज़न दिए हैं लक्ष्मीकांत में ये देखेंगे। आर्टिकल 29 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या डेफिनीशन है माइनॉरिटी की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है, इम्पोर्टेंट कहाँ-कहाँ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर एक बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ योर लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, और माइनॉरिटी की बात की गई है। तो पहली आप यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लो, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की डेफिनीशन नहीं दी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो अगर कोई पूछता है आपसे या फिर प्रीलिम्स में आता है कि माइनॉरिटी की डेफिनीशन जो है आर्टिकल 29 में क्लियरली लिखी हुई है, वहीं आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहली हमने चीज़ समझी कि माइनॉरिटी की डेफिनीशन नहीं दी है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि माइनॉरिटी जो स्टेटस है वो डिसाइड होता है स्टेट टू स्टेट, मतलब वेरी करता है। ऐसा नहीं है किसी स्टेट में माइनॉरिटी कुछ और को कंसीडर किया जा रहा है, आप ऐसे समझ लो। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो पहले क्या है, आर्टिकल 29 बात करता है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की। यहाँ पर कोई भी बात माइनॉरिटी की नहीं हुई है। वैसे माइनॉरिटी से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सेंट्रल लेवल पर माइनॉरिटी आप जानते हैं, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, जैन हो गए, तो इन लोगों को माइनॉरिटी कहा जाता है, टोटल 6 रिलीजियस सेक्ट और ग्रुप्स को, ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल 29 में जो बात हो रही है वो हो रही है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। सेक्शन ऑफ सिटीजन्स क्या है? देखो सेक्शंस ऑफ सिटीजन में केवल माइनॉरिटीज नहीं आते, इसमें जो है मेजॉरिटी भी आते हैं। अब मेजॉरिटी कैसे आते हैं, जैसे मान लो स्पीकिंग हिंदू तमिल स्पीकिंग हिंदू जो है दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, दे ऑल आर लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कुछ डिसीजन लेना होगा। तो इसी को क्या कह दिया, सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो उस टाइम पर ये एज अ माइनॉरिटी ट्रीट किए जाएंगे। तो आर्टिकल 29 जो बात करता है वो सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात करता है और कंजर्व करने को कहता है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। जैसे ट्राइबल कल्चर है झारखंड में, उसको ट्रेडिशनल डांस और स्क्रिप्ट को कहा जाता है कि कंजर्व करो। इवन मेजॉरिटी ग्रुप भी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं पर वो माइनॉरिटी फील कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप क्लॉज 2 देखोगे आर्टिकल 29 का, क्लॉज 2 देखोगे तो आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में देखने को मिलेगा नो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू एडमिशन। क्या है, कोई भी सिटीजन उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता स्टेट के द्वारा। जैसे इसमें अभी हम आगे बात करेंगे। अब आगे क्या, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड, मतलब स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है एडमिनिस्टर और मैनेजमेंट ऑफ पैसा, और या फिर क्या है उसी में स्टेट क्या है रिकॉग्निशन दे रहा। तो इस बेस पर आपको एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता रिलीजियस, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कहा जाए कि केवल हिंदूज ही अलाउ है तो रॉन्ग हो जाएगा, केवल हिंदी स्पीकिंग वाले ही अलाउ हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आर्टिकल 29 बात करता है। यहाँ पर आगे क्या बात की गई है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि फर्स्ट जो प्रोविजन है, फर्स्ट प्रोविजन हमने पढ़ा कि किस तरह से सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात होती है, तमिल स्पीकिंग पीपल, ट्राइबल ग्रुप। तो फर्स्ट प्रोविजन जो है वो करता है ग्रुप की बात, जबकि सेकंड प्रोविजन इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में है कि एडमिशन के रिस्पेक्ट में किस तरह से बात होगी, ठीक है। आगे क्या बताया गया, आर्टिकल 29 ग्रांट प्रोटेक्शन बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मैंने आपको बता दिया
कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं जैसे मुस्लिम, सिख, यहाँ पर सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात हुई है, ये मेजॉरिटी भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी हिंदू अगर कहीं डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग नहीं हो रही है और कम हिंदी स्पीकिंग है, तो उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है। अब आपकी लैंग्वेज के आधार पर कभी-कभी आपको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल रैलीज़ में क्या होगा कि आपसे कहा जाएगा कि हम अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ लाएँगे। तो अपोजिशन पार्टीज़ मतलब दूसरी पार्टीज़ कहती हैं कि नहीं, नहीं लैंग्वेज के आधार पर ये ऐसे आप कैंपेन नहीं चला सकते और दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत सारी वर्डिक्ट ने ये कहा है कि अगर किसी की लैंग्वेज को कंज़र्व करने का मामला है, तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 29 का आप अपने लैंग्वेज को कंज़र्व करने के लिए स्लोगन लगा सकते हैं, ठीक है? और वो वायलेशन नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसका मैंने डिफरेंस भी डिस्कस किया है मेरे चैनल पे, वीडियो पड़ी है। नाइन आरपीए एक्ट 1951 एंड आरपीए एक्ट 1950, ठीक है? अब बात होती है माइनॉरिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेबलाइज एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात हुई है। यहाँ से पता चलता है कि माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप मान लीजिए मुस्लिम्स हैं और आपने कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज किया, तो आपके इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा, अभी आपको वो पता चलेगा। जैसे क्या है, आर्टिकल 31 जो कहता था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, मगर 44th अमेंडमेंट एक्ट से, ये याद रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था वो किस एक्ट से, किस अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव किया गया, तो 44th अमेंडमेंट जनता गवर्नमेंट के टाइम पर आया था 1978 में, इसमें रिमूव कर दिया गया और उसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल 300 ए लाया गया, ठीक है? तो यहाँ पर बात हुई है कि किस तरह से, जब यहाँ क्या बताया गया, माइनॉरिटी वेदर ऑल माइनॉरिटी सेल राइट टू स्टेबलाइज कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये यहाँ पर निकल कर आती है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जगह को कैप्चर करती है तो उसको कंपेंसेशन देगी। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एबॉलिश कर दिया और कहा कि हम इतना कंपेंसेशन देंगे आपको, तो ये कंपेंसेशन अगर कम हुआ तो ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से स्टेबलाइज करने के लिए एक अमाउंट, अच्छी अमाउंट चाहिए होती है। तो यहाँ पर क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेल नॉट रेस्ट्रिक्टेड एब्रोकेट, मतलब कंपनसेशन अमाउंट फिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि कंपनसेशन अमाउंट अपने मन मुताबिक कर लो। अब यहाँ पर ये क्लॉज, ये बात क्यों कही गई है, क्या होता है जहाँ पर मेजॉरिटी होती है वो माइनॉरिटी को सुप्रेस करते हैं। वहाँ पर कंट्रीज में बहुत सारे, पाकिस्तान में ले लो, हिंदूज को सुप्रेस किया जाता है। बांग्लादेश की कंडीशन आप जानते हैं, बर्मा की कंडीशन आप जानते हैं रोहिंग्या के साथ। तो उस सप्रेशन को बचाने के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के प्रोविजंस लाती है ताकि कंपनसेशन उन्हें अच्छे से मिल सके। द कंपनसेशन गिवन मस्ट नॉट बी सो लो दैट इट डिस्ट्रॉयज द इंस्टीट्यूशन। अंडरस्टैंड? गवर्नमेंट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी बट इट कैन नॉट गिव सच लिटिल compensation so that minority school collapses, the institution cannot function anymore। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। आगे क्या बताई गई है कि आर्टिकल 30 जो है वो केवल माइनॉरिटी की बात करता है, वो भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हमने आपको बता दिया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जैसे तमिल बोलने वाले हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुस्लिम, सिख, जैन और सिख तरह के लोगों को बताया है। अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कितनी तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के। किसी ने गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन भी लिया हो और एड भी ली हो।
केवल रिकॉग्निशन लिया हो, एड ना ली हो, और किसी इंस्टीट्यूशन ने दोनों ही ना लिया हो, नीदर रिकॉग्निशन नॉर एड। ठीक है, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के इंस्टीट्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेशन ला सकती है, सिलेबस कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, टीचिंग कैसी होगी। जबकि थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी ऑटोनॉमी है, सिलेबस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खुद लाते हैं, और उसमें लेबर लॉ और ये सब इंडस्ट्रियल लॉ अप्लाई होते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज देख लीजिए, आर्टिकल 29 के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। क्या कह रहा है, इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ओनली माइनॉरिटी, बिल्कुल गलत। मैंने बताया यहाँ पर 29 में सेक्शन ऑफ सिटीजन यूज हुआ है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ये गलत हुआ, ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, हमारा आंसर ऑटोमेटिकली बी आ गया। ठीक है, मगर हम पढ़ लेते हैं अदर ऑप्शन। द grants of right to conserve a distinct language, script, culture to any citizen। ग्रांट्स की तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये कट गए यहाँ से। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू कंजर्व, नहीं मतलब ये तो सही है, द ग्रांट्स ऑफ राइट टू कंजर्व टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती है किसी को भी ग्रांट्स, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बात तो की है कि एजिटेट लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 29 और 30 थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और रिस्क को कम करिए रिवीजन करके। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस, रिस्क कम होता चला जाएगा। थैंक यू।